दोस्तों हम पढ़ रहे थे लूसेंट और उसके 12-13 वीडियोस के आसपास हो चुके हैं और एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम। मैंने परमानेंट सेटलमेंट आपको लगभग बता दिया था, तो इसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में पढ़ा रहा हूँ और इसमें आपको सारा रिवाइज़ हो जाएगा एक बार में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ, कहानी बाद में बताता रहूँगा। परमानेंट सेटलमेंट या इसको इस्तिमारी स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हुआ था मेनली। बाद में फिर ये बनारस और कुछ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास यानी मद्रास के कुछ ऊपर के हिस्सों में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। ठीक है, और 1793 में ये हुआ था, 1793 में। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर ये रहेगा कि किसने प्लान किया था तो उत्तर हो जाएगा सर जॉन शोर। सर मत लगाओ, डायरेक्ट बोलो जॉन शोर। जॉन शोर ने इसको शोर करते हुए प्लान किया था। ठीक है, अच्छा, इसमें सिस्टम ये था कि एक ज़मींदार जिसको ओनर ऑफ द लैंड था उसकी ज़मीन थी और वो किसानों में ज़मीन बांट दिया और फिर उसके बाद किसान उस पर उपज अपना उपजाते थे और वो फिर सारे किसानों से अलग अलग लगान लेता था। और ये लगान की जो रकम थी ये भी फिक्स कर दी जाती थी ब्रिटिश के द्वारा कि भाई आपको 11 करोड़ रुपए लेने हैं, 10 करोड़ रुपए आप हमको दोगे, 1 करोड़ रुपए आप रखोगे। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा था और ज़मींदार जो है वो मौज कर रहे थे। इसमें डिपेंड करता था कि ज़मींदार कैसा था, अगर वफ़ादार है तब तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सिस्टम जब बदला, जब ज़मींदार ब्रिटिशर्स को जानने लग गए तो उन्होंने थोड़ा सा चालाकी किया। चालाकी उसने ये किया कि भाई कम कम वसूली या थोड़ा अपने पास ज़्यादा रख लेता था। ठीक है, कि भैया वो किसान नहीं दे रहा है, ये किसान नहीं दे रहा करके ऐसा। ठीक, लास्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है कि एस्योर्ड ऑफ देयर ओनरशिप मेनी जमींदार स्टेड इन टाउन्स। अभी क्या है ना इसमें कि बहुत सारे ज़मींदार जो है वो बाहर रहते थे और वो अपने जो वहाँ के किराएदार थे उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, ओवर एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें परमानेंट सेटलमेंट में। देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम्स रैयतवारी या महलवारी में सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। चलिए अगले पे चलते हैं, रैयतवारी पे। देखिए रैयतवारी क्या है। रैयत, ये अंगुली को छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। रैयतवारी देखते हैं क्या है, इसको मैं यहीं ले आता हूँ, इसे छुप जाए। देखिए रैयतवारी में क्या है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे और मद्रास में 1820 में। थॉमस मुनरो नाम के आदमी ने इसको किया था, गवर्नर था मद्रास का। और चार्ल्स रीड, ये याद रखिएगा कि किसने रिकमेंड किया था। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर कलर लेते हैं, यहाँ ये बढ़िया है, इसने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैयत। रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर यानी कि किसान। किसान और ब्रिटिशर्स के बीच में डायरेक्ट था कनेक्शन कि किसान अपना उपज किया और एक लगान की एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता होगा या फिर लगान के हिसाब से ही अपने उपज के हिसाब से ही लगान वो लोग देते थे कि अब भैया इतना लगान है तो कुछ खाने पीने के लिए रखेंगे, कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इसमें थोड़ी सहूलियत थी ब्रिटिशर्स को, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें रैयत जो थे, जो किसान थे, वो डायरेक्ट जाके बात कर सकते थे और विदेशी जो हुकूमत थी उनसे बात करके कि हाँ इस बार नहीं हुआ है। अच्छा, ये रिवेन्यू जो था वो 30 साल तक फिक्स था। 30 साल तक कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है या क्रॉप कैसा हो रहा है उस चीज़ पे ये फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द कल्टीवेटर बिकम मोर सिक्योर। मैंने बताया ना कि इसमें जो कल्टीवेटर थे उनकी पोजीशन थोड़ी ठीक थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर बात करेंगे, बिचौलिए हट गए तो डायरेक्ट ही तो आप बात करोगे। उसमें क्या आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि मालिक इस बार लगान कम कर दीजिए, हमारा उतना फसल हुआ नहीं है। द रिजिड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफन फोर्स्ड हिम इनटू द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर। अभी ये क्या होता था कि जैसे मान लीजिए खेती किया, खेती कम हो गया, अब लेकिन जो ब्रिटिशर्स है, जो वहाँ का गवर्नर है, उसने कहा नहीं भैया तुमको इतना लगान देने पड़ेगा। तो उस केस में किसान क्या करेगा बेचारा, वो जो मनी लेंडर्स थे, जो सूदखोर थे, जो पैसा देते थे, उनसे पैसा ले लिया उधार पे और लगान पे कर दिया, क्योंकि बाल बच्चे खाएंगे क्या, और फिर सूद और उसी के चक्कर में फंसे रहते थे। तो ये सिस्टम था, थोड़ा सा दिक्कत था। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। महलवारी देखिए, महलवारी क्या है। महलवारी, महल मतलब होता है गांव। ये जो आप देख रहे हैं महल, महल मतलब होता है एक गांव, एक सर पर जिसमें बहुत सारे
मुखिया या फिर गांव के जो हेड होते थे 4-5, उनको बना दिया जाता था कि अब आप ही जो है हेड हो और आप वसूली करोगे गांव के मुखिया को। ठीक है, इसमें देखिए अगर मैं बात करूं कहाँ पे हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड इन द गंगेज वैली NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और पंजाब। तो ये आप याद रख लीजिए कहाँ कहाँ हुआ था। गंगेज वैली मतलब ऊपर का जो बेल्ट है, यूपी और बिहार का जो बेल्ट है उधर, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सेंट्रल इंडिया में और पंजाब में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है कि रिवेन्यू सेटलमेंट वाज टू बी मेड बाय विलेजेस। महलवारी का मतलब ही हुआ कि एक पूरा गांव, ठीक है, एक पूरा गांव। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सेटलमेंट वाज मेड विलेज कम्युनिटीज़। पूरा गांव 4-5 लोग के पास पावर थी, वही वसूली करते थे और एज अ होल जाके ब्रिटिशर्स को पकड़ा देते थे कि ये लो भैया पूरा इतना लगान हुआ है। ठीक, अब एक छोटा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लगान मूवी आई थी उस मूवी में क्या था, कौन सा सिस्टम था, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी, या फिर ये कौन सा है, परमानेंट सेटलमेंट? तीनों में से कोई एक होगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें रिवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज्ड। तो जो रिवेन्यू टोटल होता था उसको 30 साल तो उसमें था रैयतवारी में। इसमें भी पीरियोडिकली मतलब थोड़े टाइम के बाद जब लगता था विदेशियों को कि भैया इसमें जो है अब खेती थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है, फसल थोड़ा ज़्यादा उपज हो गया, तो बढ़ा देते थे कि ठीक है अब बढ़ा दो। कम नहीं करते थे लेकिन बढ़ा जरूर देते थे। इसके बाद है कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम। तो ये ऑब्वियस है कि कॉलोनियल इफेक्ट होगा ही, ये ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा था खुद ही। द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस मार्केट इकोनॉमी एंड डिड अवे विद कस्टमरी राइट्स, कैश पेमेंट ऑफ रिवेन्यू इंकरेज मनी लेंडिंग एक्टिविटी। रिवेन्यू का कैश पेमेंट जो था वो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि उसमें मनी लेंडिंग, जो सूदखोर थे, जो ज़मींदार लोग थे, वो लोग उधार पे पैसे देते थे और बहुत हाई जो है इंटरेस्ट रेट लगाते थे। इट शार्पेंड सोशल डिफरेंशिएशन, रिच हैड एक्सेस टू कोर्ट टू डिफेंड देयर प्रॉपर्टी। ऑब्वियस बात है कि अमीर जो है उसके पास पावर ज़्यादा है, पैसा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को कोर्ट में भी डिफेंड कर सकता था। लेकिन गरीब बेचारे क्या करेंगे, वो तो बस किसी तरह से रोटी और नमक खा के जी रहे थे। फोर्सिबली ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लेट द पीजेंट टू बाय फूड ग्रेन्स एट हाई प्राइसेस एंड सेल्स कैश क्रॉप्स एट लो प्राइसेस। अब वो बेचारे देखिए, खाना तो अन्न है, कैश क्रॉप तो खाएंगे नहीं, गन्ना खा के तो जिएंगे नहीं, तो वो क्या करते थे कि कैश क्रॉप को सेल करते थे कम दाम पे भी, कि भैया किसी तरह से अनाज की उपज हो जाए, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि भाई तुम कमर्शियल क्रॉप ग्रो करो, तुम ये चावल और ये गेहूँ ये सब मत ग्रो करो, ये सब खरीदो। तो ये क्या करते थे, कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे, मतलब अपने उस पर, और उसको बहुत कम दाम में बेच के और फिर उसके बाद रोटी और चावल का इंतज़ाम करते थे उन्हीं पैसों से। तो ये बहुत बेकार सिस्टम था। द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन विलेज वाज शेकन एंड द एंटायर सेटअप ऑफ द रूरल सोसाइटी बिगेन टू ब्रेक अप। ऑब्वियस सी बात है कि एक जो सिस्टम बन रखा था स्टार्टिंग से, वो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने आके क्या कर दिया, अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। ठीक है, इंडियन विलेज जो भारत के जो गाँव थे उनमें एक बहुत ज़्यादा भारत सोने की चिड़िया स्टार्टिंग से ही रही है, लेकिन इन अंग्रेज़ों की वजह से जब इतना सारा सिस्टम चेंज होने लग गया तो क्या हो गया कि पूरा इनका जो है एक नींव ही हिल गई। ठीक है, सोसाइटी ही दूसरी तरफ जाने लगी, गर्त में जाने लगी, और इसीलिए भूखमरी और बंगाल में बहुत सारा अकाल पड़ा, बहुत सारा सूखा हुआ, ये सारी चीज़ें आने लगी इंडिया में। नहीं तो भाई इंडिया में तो बहुत पैसा था, बहुत धन संपत्ति बहुत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजेंट मूवमेंट देख लेते हैं कोई ऑब्वियस है कि पीजेंट लोग परेशान होंगे तो कुछ मूवमेंट तो करेंगे ही, तो कौन कौन से मूवमेंट्स थे वो देख लेते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट था बंगाल में 1859 में। देखिए एक इंडिगो था हमारा वहाँ चंपारण में, जो गांधी जी गए थे, उसके पहले ही एक आया था इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में, और ये आया था 1859 में। ठीक है, विष्णु और दिगंबर विश्वास, ये नाम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है, विष्णु और दिगंबर विश्वास। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा है पबना रिवॉल्यूशन, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये ईश्वर राय, साबूपाल और मोल्ला, खुद मोल्ला, ये बंगाल में, ये भी पबना भी कहाँ था, बंगाल में ही था। इसके बाद है डक्कन राइट्स, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी कई बार पूछा गया है डक्कन राइट्स का। ठीक है, इसमें थोड़ा साइज बढ़ा के कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है कलर में। देखिए डक्कन राइट जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, और ये हुआ था 1875 में, ध्यान रखिएगा। रामोसी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में हुआ था 1879 में, वसुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है,
बिजोलिया राजस्थान में हुआ था 1913, सीताराम दास और विजय पाटिक सिंह। चंपारण बिहार, ये तो मैं बता दिया आपको ऑलरेडी 1917 में, ये भी इंडिगो रिवॉल्ट ही था, लेकिन ये इससे डिफरेंट था पहले वाले से, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद खेड़ा में क्या था, खेड़ा में गांधी जी ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मोपला रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला भी ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल में सैयद अली सैयद फजल। फिर बारदोली सत्याग्रह, नाम सुना होगा आपने, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तेभागा बंगाल में हुआ था और ये कंपारन सिंह और न्यामत अली ने। और पुन्नरा वल्लयार, ये केरला में 1940 में हुआ था। तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना मूवमेंट ही था, और वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, कुमरिया और सुंदरैया 1946 में। यूपी किसान सभा यूपी में हुआ था, नाम से पता चलता है, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, ये पूछ सकता है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। इसके बाद अवध किसान सभा यूपी 1920, बाबा रामचंद्रन, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एका मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एका मूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 1921 में मदारी पासी इन्होंने किया था। इसके बाद है फॉरेस्ट सत्याग्रह, साउथ इंडिया में एन.वी. रामा नायडू और एन.जी. रंगा, ठीक है, इसने साउथ इंडिया यानी नीचे आ जाइए आप, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर से। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस से पूछा गया है। ऑल इंडिया किसान सभा, सहजानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। क्लियर, नाम क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा, और किसने किया है, सहजानंद सरस्वती, और कब हुआ है, 1936 में, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कितना देर हो गया, चलिए 11 मिनट हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। अब देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट से स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में, फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, और फिर धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे फिर घुस जाएंगे हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, 1857 की क्रांति में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और देखते रहिए। लूसेंट कंप्लीट करना है मॉडर्न हिस्ट्री, 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह भी पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।